हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए लेक्चर जो चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 9 कंडक्ट करने वाले हैं। और साथियों, जैसे आपको पता है कि इससे पहले हमने 8 वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, और जिसमें से 7 वीडियो लेक्चर ऐसे हैं जिसमें हमने MCQ टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट किए हुए हैं। और इससे पहले जो हमने कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ था, उसमें हमने वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ था। वन लाइनर टाइप के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट या डिस्कस किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में फिर से हम एक बार पुनः जो है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, और इसमें भी हमने महत्वपूर्ण 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस की आनुवंशिक सामग्री है जो TMV है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV की जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसकी आनुवंशिक सामग्री क्या है। तो साथियों, जो TMV होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, यानी एक धागे वाला RNA जिसे आप कहते हैं वो पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो साथियों, बैक्टीरियोफेज जिसे हम बैक्टीरियोफेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है वायरस होता है। और इसका क्या काम होता है। तो साथियों, बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को लाइसिस करते हैं, बैक्टीरिया को फेज करते हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जो है ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी मोज़ेक वायरस का जीनोम है, जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, उसकी क्या साइज़ है। तो साथियों, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल या जीनोम होता है वो 8 KB वाला जो है डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। इसमें जो फूल गोभी है, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें 8 KB का जो है 8 KB, यानी आपका के मतलब समझ रहे हैं कि मतलब आपका के फॉर मतलब 1000 एंड बी फॉर यानी बेस पेयर की बात कर रहा है। तो इसमें जो है आपका 8000 बेस पेयर जो है डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुलर ने 1940 में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी भूमिका का प्रस्ताव दिया। तो मुलर ने 1940 में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जो टर्म यूज किया था, फाइटोलैक्सिस टर्म जो है इस्तेमाल किया था। फाइटोलैक्सिस एक थियरी या कह सकते हैं एक थियरम की चर्चा की थी, एक सिद्धांत की बात की थी। फाइटोलैक्सिस 1940 में मुलर ने पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में फाइटोलैक्सिस के बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजिकल तकनीक आधारित है। तो साथियों, जो सेरोलॉजिकल जो टेक्निक है ये किस पे आधारित है। तो साथियों, ये एंटीजन बॉडी इंटरजेक्शन की विशेषता पर आधारित है। एंटीजन है, एंटीजेटी नहीं। एंटीजन बॉडी या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरजेक्शन की विशेषता पर आधारित है। सेरोलॉजिकल जो तकनीक आधारित होती है साथियों, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरजेक्शन की तकनीक पर या इनकी विशेषता पर आधारित होती है। पौधों में एक बीमारी विकसित करने के लिए 4 घटकों की आवश्यकता होती है साथियों। ये जो 4 घटक होते हैं इनमें जावा से मिल जाते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो इसे साथियों डिजीज टेट्राहेड्रन कहते हैं। डिजीज ट्रायंगल भी आपने सुना होगा। जब ट्रायंगल में जो हम बात करते हैं तो ट्रायंगल में एक आपका पैथोजन होता है, और जिस पर डिजीज क्रिएट करना होता है वो एक होस्ट होता है, और साथ साथ जो है इसमें चाहिए होता है जो है आपका क्या, तो इसमें जो है आपका एक फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जब हम टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं तब साथियों ये जो 4 घटक हो जाते हैं, तब इसे हम कहते हैं डिजीज टेट्राहेड्रन कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि टमाटर और आलू की महामारी का अनुकरण करने वाला पहला कंप्यूटर सिमुलेशन कार्यक्रम था। तो साथियों, ये था आपका एपीडेम था। टमाटर और आलू की महामारी का अनुकरण करने वाला पहला जो कंप्यूटर सिमुलेशन कार्यक्रम था वो एपीडेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में किसी प्रतिरोध को पैथोटाइप विशिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसे पौधों में जो किसी प्रतिरोध को पैथोटाइप विशिष्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये वर्टिकल रेजिस्टेंस को जाना जाता है। वर्टिकल जो रेजिस्टेंस होता है इसे पैथोटाइप विशिष्ट के नाम से या पैथोटाइप स्पेशल या विशेष या विशिष्ट के नाम से जाना जाता है। रक्षक फफूंदनाशकों के उदाहरण हैं। तो साथियों, रक्षक फफूंदनाशकों में आता है आपका बोडो मिक्सचर आता है, बरगंडी मिक्सचर आता है, और चौबटिया पेस्ट। ये जो है जो फंगीसाइड्स होते हैं इन्हें हम रक्षक फफूंदनाशी कहा जाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा गैर PCR आधारित एक कोशिकीय मार्कर है। तो साथियों, RFLP इसका पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो है आपका एक नॉन PCR जो है बेस जो है एक मार्कर है, ठीक है, RFLP। अगला प्रश्न है, टमाटर के एकीकृत रोग प्रबंधन में फंगल संक्रमण को रोकने के लिए बीजों को किसके साथ उपचारित करना चाहिए। तो साथियों, बीजों को उपचारित करना चाहिए ट्राइकोडर्मा के 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। 8 से 10 ग्राम इसकी आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम बीज के लिए।
टमाटर में एकीकृत रोग प्रबंधन करना चाहते हैं फंगल संक्रमण को रोकने के लिए, तो ट्राइकोडर्मा से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 8 से 10 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम बीज के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कवक द्वारा निर्मित लैंगिक फ्रूटिंग बॉडी है, तो इसमें जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है वो आपका क्लैस्ट्रोथीसियम होती है, पेरीथीसियम होती है, एपोथीसियम होती है और आपका सीडोवीसियम होती है। ये इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। और जब अगला प्रश्न है कि इसमें नॉन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ कौन सी हैं, तो आपका एसरबुलाई है, सिनेनेमेटा है और आपका पनिकडियम, ये जो है आपका एसेक्सुअल है। तो इनको याद रखिएगा। सेक्सुअल में आपका है क्लैस्ट्रोथीसियम है, पेरीथीसियम है, एपोथीसियम है और आपका सीडोवीसियम है। और अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी में आपका नॉन सेक्सुअल में इसमें फ्रूटिंग बॉडी है, एसरबुलाई है, सिनेनेमेटा है और पेनिकडियम है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा फफूंदी है, तो साथियों कौन सा है, यानी जो प्लांट डिजीज होती है इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा जो रोगों के लिए जिम्मेदार कौन सा पैथोजन माना जाता है, तो साथियों फंगस के द्वारा जो है पौधों में जो सबसे ज़्यादा रोग फैलाए जाते हैं फंगस यानी फफूंदी के द्वारा फैलाए जाते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो ग्रीन ईयर्ड जो डिजीज़ होता है ये बाजरा का एक प्रमुख रोग है। और टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो साथियों टिक्का रोग मूंगफली का एक इम्पॉर्टेंट जो है डिजीज़ है। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो साथियों ये जिंक की डिफिशियंसी हो जाता है, जिंक की कमी से ये रोग देखने को मिलता है। नींबू का कैंकर किससे होता है, तो साथियों नींबू का जो कैंकर होता है ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, तो साथियों पौधे में जो डैम्पिंग ऑफ वाली कंडीशन होती है ये होती है पाइथियम स्पीसीज़ के जो फंगस होते हैं उनके द्वारा होती है। पाइथियम स्पीसीज़ के जो कवक होते हैं फंगस होते हैं उनके द्वारा आर्द्र पतन रोग या डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ होती है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो साथियों गन्ने का जो लाल सड़न रोग है ये आपका कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग आपका कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम ये पैथोजन है इसके द्वारा होता है। किस कवक के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है, तो बाजरे का ग्रीन ईयर रोग अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है, तो साथियों बाजरे से संबंधित है। तो बाजरे का जो ग्रीन ईयर रोग है इस पैथोजन का नाम क्या है, तो साथियों इसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला इस पैथोजन इस फंगस का नाम है। अगला प्रश्न है, आलू में होने वाले पछेती अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो साथियों जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है जो फंगस है कवक है इसे हम कहते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। तो साथियों इसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। और जो अर्ली ब्लाइट वाला है उसे कहते हैं अल्टरनेरिया सोलनी। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलनी ये आपका अर्ली ब्लाइट वाला है और लेट ब्लाइट वाले को हम बोलते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, जो ब्लैक हार्ट जो है इसका कारक या कैसा इसका पैथोजन काजल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो साथियों ये जो आलू में जो हो जाती है ब्लैक हार्ट ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती है। करनाल बंट एक बीमारी है, तो साथियों ये गेहूँ की एक डिजीज़ है। और गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो साथियों रस्ट डिजीज़ पे जो उल्लेखनीय काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डॉक्टर के.सी. मेहता। तो के.सी. मेहता ने जो है जिन्हें फादर ऑफ रस्ट कहते हैं, ठीक है, वीट रस्ट के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ वीट रस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है, वीट रस्ट पे ही इनका उल्लेखनीय कार्य था। तो ये है डॉक्टर के.सी. मेहता। पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं, तो साथियों ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़ जो डाउनी मिल्ड्यू है इसमें देखने को मिलता है। पौधों की निचली पत्तियों पर जो है सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं डाउनी मिल्ड्यू में। पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घावों के साथ स्टेम रॉट वाली कंडीशन पाई जाती है, तो साथियों ये राइजोक्टोनिया रॉट है, जो राइजोक्टोनिया रॉट इसमें देखने को मिलती है। भारतीय माइकोलॉजी के जनक कौन है, तो साथियों भारतीय माइकोलॉजी के जनक हैं इजो बटलर हैं। और विश्व की बात करें जो है तो वर्ल्ड वाइड तो आपके जो है कौन कहलाते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इजो बटलर तो इंडियन है, इंडियन माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के जनक इजो बटलर को आता है। वर्ल्ड वाइड कौन है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बोडो मिक्सचर पहली बार किस रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया था। जो बोडो मिक्सचर है जो आपका जो है जिसे हम रक्षक कवकनाशी के नाम से भी जानते हैं, तो साथ ही जो बोडो मिक्सचर है इसको सबसे पहले किस क्रॉप में प्रोटेक्शन के लिए, किस क्रॉप में जो है बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए किस क्रॉप में यूज किया गया था, अप्लाइड किया गया था, तो ये साथियों अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए इसको सबसे फर्स्ट टाइम जो है अप्लाई किया गया था या यूज किया गया था। रैटून स्टंटिंग जो रोग है किस रोग जनक के कारण होता है, तो साथियों ये होता है आपका क्लेवीबैक्टर जाइली के कारण। क्लेवीबैक्टर जाइली जो है आपका रैटून स्टंटिंग का जो है महत्वपूर्ण कारक है या पैथोजन है। अगला प्रश्न है, गेहूं में करनाल बंट किसके कारण होता है, तो साथियों गेहूं में करनाल बंट अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है इस प्रश्न को कि करनाल बंट रोग किससे संबंधित है, तो गेहूं संबंधित है। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल या पैथोजन है काजल ऑर्गेनिज्म है न्यूवेसिया इंडिका है। न्यूवेसिया इंडिका जो है आपका करनाल बंट रोग का जो है पैथोजन है।
पागल गाय इसे मैड काऊ कहते हैं। ये रोगजनक किसके कारण होता है? तो ये प्रायंस के कारण होता है। जो प्रायंस जो है आपका, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं आपका मीजोबायोटिक वाले जो पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो मीजोबायोटिक पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपके हैं वायरस है, वायराइड है, विरुसाइड है, और इसमें आपके प्रायंस भी आता है। तो प्रायंस जो है आपका ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रायंस में पौधों में जो है रोग लगभग ना के बराबर देखे गए हैं। अभी इनके प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन जंतुओं में इनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानकारी मिली है। तो इसी तरीके से गाय जो है आपका, गाय में इसके द्वारा एक डिजीज हो जाती है, इसे हम मैड काऊ के नाम से जानते हैं। तो ये प्रायंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, अरहर में बांझपन मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? तो स्टेलिटी जो डिजीज पाई जाती है अरहर में, ठीक है, तो ये किस कारण होती है? तो ये वायरस के द्वारा हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और है, अरहर का बांझपन मोज़ेक रोग किस रोगजनक द्वारा फैलता है? तो साथियों ये आपका फैलता है, यानी इसका जो वेक्टर है वो एरियोफाइट माइट है। तो एक प्रकार का माइट है, ठीक है, बारूती से कहते हैं आप, उसके द्वारा फैलता है। उसके द्वारा जो वेक्टर है, जो वाहक है, वो आपका एक प्रकार का माइट है, इसे एरियोफाइट कहते हैं। गेहूं की ब्लैक रस्ट के लिए वैकल्पिक होस्ट के रूप में जाना जाता है। तो जो ब्लैक रस्ट है आपका गेहूं का, इसके लिए अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में कौन काम करता है? तो साथियों बर्बेरिस वल्गेरिस जो है अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में काम करता है। गेहूं की ब्लैक रस्ट के कारक का कौन सा स्पोर का रेपिटेटिंग स्पोर कहलाता है? तो साथियों यूरिडियो स्पोर जो है आपका, यूरिडियो स्पोर जो है आपका रेपिटेटिंग स्पोर के नाम से जाना जाता है। भिंडी फसल की पीली पत्ती मोज़ेक किस वाहक द्वारा फैलती है? तो साथियों ये बेमिसिया टेबिसिस वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा फैलती है जो भिंडी की फसल है, ठीक है, लेडीज़ फिंगर है, इसमें जो पीली पत्ती मोज़ेक जो रोग होता है, ये जो है आपका किस वेक्टर के द्वारा फैलती है? तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो वेक्टर है, वाहक है, वो है वाइट फ्लाई, जिसे हम बेमिसिया टेबिसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वेन वेंडिंग और आपका वेन क्लियरिंग। वेन वेंडिंग और वेन क्लियरिंग जो कि आपका किस में हो जाता है? पीली पत्ती मोज़ेक रोग जो है आपका, पीली पत्ती मोज़ेक रोग जो है, इसमें आपको वेन वेंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और वेन क्लियरिंग भी देखने को मिलती है। ये भिंडी की फसल संबंधित ये जो सिचुएशन होती है, वेन वेंडिंग और वेन क्लियरिंग, ये जब इसमें रोग हो जाता है, कौन सा रोग? तो इसमें जो मोज़ेक रोग हो जाता है, इसे येलो वेन मोज़ेक रोग कहते हैं। तो भिंडी की फसल में पीली पत्ती मोज़ेक रोग में जब वेन वेंडिंग या वेन क्लियरिंग देखने को मिलता है। केंद्रक विभाजन से कोशिका के आकार में वृद्धिकरण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है? तो साथियों इसे कहते हैं अतिवृद्धि, हाइपरट्रॉफी वाली कंडीशन कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। और एक और टर्म होता है हाइपरप्लेसिया। इसमें क्या होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है। तो साथियों ये जो हाइपरट्रॉफी वाली कंडीशन है, हाइपरट्रॉफी जिसे हम कहते हैं अतिवृद्धि कहते हैं। तो साथियों इस वाली कंडीशन में जो क्या नाम है, जो ग्रोथ होती है, यानी जो आपका ओवर ग्रोथ हो जाती है, वो किसके कारण होती है? तो कोशिका के आकार में वृद्धिकरण हो जाती है, और ये जो होता है कोशिका की संख्या के कारण, कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रोड मिक्सचर की खोज प्रोफेसर PMA मिलाल्डट ने की थी, और ये किया था 1885 में किया था। 1885 में PMA मिलाल्डट ने ब्रोड मिक्सचर जो है, जो फंगीसाइड है, इसको खोजा था। पाउडर फफूंदी के नियंत्रण के लिए हाल ही में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कवकनाशी है। तो जो पाउडर फफूंदी होते हैं, इनके नियंत्रण के लिए जो है पाउडर जो मिल्ड्यू वाले होते हैं, ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, तो ये जो फंगस हैं, इनके नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो सल्फर जो कवकनाशी होता है, ये जो है इसके द्वारा उपयोग होने वाला सबसे व्यापक जो है कवकनाशी माना जाता है। कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म जीव होते हैं। तो साथियों जो फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं, ये आपके सेलवाल लेस होते हैं, इनमें सेलवाल नहीं पाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिट्रस ग्रीनिंग का कारक है। जो सिट्रस ग्रीनिंग जो एक कंडीशन देखने को मिलती है सिट्रस क्रॉप में, तो इसका कारण क्या है? तो ये इसका कारण बैक्टीरिया है, इसे हम फास्टिडियस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। सोयाबीन के चारकोल रॉट के लिए जिम्मेदार रोगजनक है। तो माइक्रोफोमिना फेजोलिना, ये आपका जो है सोयाबीन के चारकोल के जो रिस्पॉन्सिबल जो पैथोजन है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो है आपका माइक्रोफोमिना और फेजोलिना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर रोग के रोगजनक या आपका इसका जो पैथोजन होता है उसका क्या नाम है? तो साथियों ये है आपका जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोजन पैथोवास सिट्री, ठीक है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और इसमें जो है आपका सिट्री इसकी जो है स्ट्रेन है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और पैथोवार सिट्री। अगला प्रश्न है, आस्टियोल के बिना ग्लोबोज स्कॉर्प कहलाता है। तो आस्टियोल के बिना जो ग्लोबोज स्कोकार्प कहलाता है, इसे क्लैस्टोथीसियम कहते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोट प्रोटीन के बिना वायरस जो होता है। देखिए जो वायरस होते हैं, वायरस में एक जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर की ओर एक कवरिंग पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो अगर उसमें से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचेगा पार्ट, इसे क्या कहेंगे? तो साथियों, अगर वायरस से हम प्रोटीन वाले पार्ट को हटा दें तो इसे हम फिर वायरस ना कह करके वायरड बोलेंगे। वायरस का त्वरित और सटीक पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट करते हैं। और एलिसा जो आपका जो टर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एलिसा जो टेस्ट है, एलिसा टेस्ट जो है आपका ये टर्म है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? तो सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है। सीडोमोनास फ्लोरेसेंस सबसे ज़्यादा या व्यापक रूप से जो है इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट है, जिसे हम कहते हैं सीडोमोनास फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो साथियों, ये थे इंपॉर्टेंट 51 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आज इस लेक्चर में कंडक्ट किए हैं और जिसको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1। तो ये लेक्चर कैसा रहा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।